नमस्कार, मैं शिल्पा फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन हब पे। आई होप आपको मेरी वीडियोस रिलेटेड टू आईपीआर जरूर पसंद आ रही होंगी। वीडियोस के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ आप पूछना चाहते हैं या आप और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग मी एंड कीप ऑन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज की अपनी वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटेंटेबल एंड नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन। पेटेंटेबल की जिन पे हम पेटेंट ले सकते हैं। अभी पेटेंट लेने की रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो नोवेल्टी, देन इन्वेंटिव स्टेप जिसको नॉन ऑब्वियसनेस भी बोलते हैं, और तीसरा है कमर्शियल एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले अगर हम बात करें नोवेल्टी यानी कि इन्वेंशन शुड बी न्यू। अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी नई इन्वेंशन के लिए क्या है कि सेक्शन 29 टू सेक्शन 34 आर देयर की न्यू इन्वेंशंस क्या क्या है। अभी उसमें हमने सेक्शन पढ़ा सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 31, सेक्शन 32, सेक्शन 33 एंड सेक्शन 30। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे इन्वेंटिव स्टेप और नॉन ऑब्वियसनेस। नॉन ऑब्वियसनेस मींस कोई भी एक व्यक्ति जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में माहिर है, क्योंकि उसे उस पर्टिकुलर एरिया की जानकारी होना जाहिर सी बात है, उसके लिए वो इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी इन्वेंशन तब तक इन्वेंशन नहीं मानी जाएगी अगर वो तकनीकी आधुनिकीकरण से लैस नहीं है। तीसरा आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। कोई एक व्यक्ति फार्मास्यूटिकल फील्ड में एक्सपर्ट है, अभी उसने क्या कहा कि मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी, सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टाइक सेल, ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स इस्तेमाल करके अपने ड्रग बनाने की एक उम्दा विधि तैयार की है। अभी उसने कहा कि ये सब ठीक है, लेकिन ये सब चीजें जो भी एक पर्सन अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई पर्सन है, उसके लिए ये सब चीजें जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, फोटोवोल्टाइक, सोलर, ऑप्टिक्स, फोटोनिक बहुत ही कॉमन बातें हैं। तो ये आ गया ऑब्वियसनेस किसके लिए? फॉर द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। ऑब्वियसनेस पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट की एक फार्मास्यूटिकल फील्ड का बंदा जब वो कह रहा है कि मैंने इन सबको इस्तेमाल करके एक बहुत ही उम्दा विधि तैयार की है ड्रग तैयार करने की, लेकिन अभी ये सब चीजें ऑब्वियस किसके लिए है? कोई एक बंदा जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फील्ड में बहुत ही माहिर है, तो उसके लिए ये सब क्या हो गया? एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस हो गया, ऑब्वियस प्रोसेस हो गया। वैसे ही अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर ये बोलता है कि मैंने पैरासिटामोल और डाइक्लोफेनेक का पाउडर को इस्तेमाल किया और जब इसको बोतल में भरा जाता है इस दवाई को, तो बोतल में भरने से पहले मैंने एक अजीब तरीके का इलेक्ट्रिक करंट पास किया। इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से क्या हो रहा है कि जो ड्रग की कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो रही है। लेकिन अभी ये चीजें कॉमन किसके लिए होगी? फॉर अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, यानी कि जो पर्सन फार्मास्यूटिकल फील्ड में माहिर है, अब उसके लिए तो ये चीजें बहुत ही कॉमन हो गई। तो ये हो गया इन्वेंटिव स्टेप और नॉन ऑब्वियसनेस। तीसरा है सेक्शन कमर्शियल एप्लीकेबिलिटी। कमर्शियल एप्लीकेबिलिटी की कोई भी इन्वेंशन उसी को पेटेंट मिल सकता है जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल है या फिर कमर्शियली उसका यूज है। ये आता है अंडर सेक्शन 21 AC ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। आगे हम डिस्कस करते हैं नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस। नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस यानी कि जिन इन्वेंशंस पे पेटेंट नहीं लिया जाता, जो कि आती है अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। चलिए बात करते हैं हम सेक्शन 3 की। सेक्शन 3A। सेक्शन 3A का क्या कहना है कि कोई भी इन्वेंशन जो कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से तैयार की गई है या फिर कोई भी इन्वेंशन जो कि प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, उस पर पेटेंट नहीं लिया जा सकता। जैसे कि अगर कोई एक पर्सन कहता है कि इस मशीन की 100% एफिशिएंसी है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। क्यों है प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध? क्योंकि कोई भी मशीन जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी लॉस डेफिनेटली हो ही रहा है। तो उस केस में हम नहीं बोल सकते कि 100% एफिशिएंसी है इस मशीन की। सपोज आइंस्टाइन ने कुछ थ्योरीज दी थी, कुछ लॉ तैयार किए थे, जैसे कि E = mc² और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। साथ ही आइंस्टाइन ने कुछ ऐसी चीजों पे लिया था पेटेंट, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप, सेल्फ एडजस्टिंग कैमरास। तो ये क्या है? या तो इनमें किसी में प्रोसेस है या फिर प्रोडक्ट है। इसके लिए आइंस्टाइन को पेटेंट जरूर मिला था। साथ ही और हम बात करें न्यूटन ने भी कुछ लॉज को डिस्कवर किया, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, का भी उनको पेटेंट नहीं मिल पाया। पेटेंट क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वो नेचुरल लॉज है और जो कि नेचुरल लॉज पे पेटेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब न्यूटन ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया तो डेफिनेटली उन्होंने उस पे पेटेंट लिया था। ये है अंडर सेक्शन 3A। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 3B की। सेक्शन 3B का क्या कहना है कि कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो कि ह्यूमन, एनिमल या फिर प्लांट लाइफ के नैतिक नियमों के विरुद्ध है, उसे भी पेटेंट नहीं दिया जा सकता।
अभी इसमें क्या आ रहा है कि कोई एक बंदा अगर बोल रहा है कि मैंने फूड प्रोडक्ट तैयार किया है उसमें अडल्ट्रेशन करके, जिससे कि क्या हो रहा है, सपोज कोई चिप्स का पैकेट है उसमें मैंने इस तरह का अडल्ट्रेंट डाला है कि जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वो बल्कि हो रहा है। अभी ये क्या है, ये ह्यूमन के नैतिक नियमों के विरुद्ध है, इसलिए इस पे पेटेंट नहीं मिल सकता। और कोई एक बंदा कहता है कि मैंने ऐसी मशीन तैयार की है जो कि बॉटल्स या फिर किसी भी तरह की सील को टेम्पर कर सकती है, तो ये भी नैतिक नियमों के विरुद्ध है। और एक बंदा कहता है कि मैंने जब एनिमल्स की बॉडी में निकोटीन को डाला तो उससे क्या हुआ कि डोमेस्टिक एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अभी ये कहाँ आ गया, ये नैतिक नियमों के विरुद्ध है, किसके, एनिमल्स के, जो कि नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन है। तीसरा है सेक्शन 3C, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी, कोई भी साइंटिफिक प्रिंसिपल या फिर कोई भी जीवित या फिर निर्जीव वस्तु जो कि प्रकृति में ऑलरेडी मौजूद है उस पर भी पेटेंट नहीं लिया जाता। अगर सपोज कोई पर्सन कहता है कि मैंने एक अलग तरीके का मिनरल जो कि ऑलरेडी था धरती पे, मैंने लेकिन उसको डिस्कवर किया है और मैं उसमें पेटेंट लेना चाहता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। या फिर एक व्यक्ति कहता है कि, या फिर कोई एक साइंटिस्ट कहता है कि मैंने एक ऐसे प्लेनेट का डिस्कवर किया है कि जिसपे जिंदगी मौजूद हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेचर में है, जस्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ था, वो भी पेटेंट में नहीं आता है। जैसे हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से ग्रह हैं जिन पे की जिंदगी या फिर पानी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अभी कोई कहेगा कि अगर मुझे उस पर पेटेंट लेना है जो कि मौजूद नहीं है, और आता है अंडर सेक्शन 3C ऑफ नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। आगे है सेक्शन 3D जो कह रहा है कि मेयर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंसेस, एंड सेक्शन 3E जो कि है मेयर एडमिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियोस में, किसके बारे में, अबाउट द सेक्शन 3D एंड सेक्शन 3E विच आर नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट। आगे है सेक्शन 3F। सेक्शन 3F क्या कह रहा है कि कोई भी एक उपकरण जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है, उसका रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट या फिर डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड अंडर द सेक्शन 3F ऑफ नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई कहता है कि मैंने अपनी साइकिल पे फैन का इस्तेमाल किया, क्योंकि फैन और साइकिल जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने कहा कि मैंने उनको इस तरह से अरेंजमेंट किए कि दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, उस पर पेटेंट नहीं मिल सकता है। साथ ही अगर कोई कहता है कि मैंने दरवाजे पर मैग्नेट लगाया है जिससे कि डोर ऑटोमेटिकली ऑन या ओपन या लॉक हो जाएगा, अभी इसका भी क्या है कि मैग्नेट हो या दरवाजा दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, तो ये आ रहा है अंडर सेक्शन 3F। और साथ ही जो सपोज मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स का कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, अलार्म क्लॉक हो गई, इसमें अगर कोई कहता है कि मैंने किसी अलार्म क्लॉक पे, मोबाइल में अलार्म क्लॉक जो कि ऑलरेडी नहीं अवेलेबल था, मोबाइल में कैमरा जो कि पहले नहीं अवेलेबल था, मैंने उस पर पेटेंट लिया है, जो कि अवेलेबल नहीं है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं। तो कोई चीजें या फिर कोई उपकरण जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं और कोई कह रहा है कि मैंने उन दोनों को कंबाइन करके, उन दोनों को एक साथ लाके उनका अरेंजमेंट करके उस पर पेटेंट लिया है, तो दैट इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 3F ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। फिर है सेक्शन 3G, लेकिन सेक्शन 3G को अभी ऑमिट कर दिया गया है, यानी कि रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि सेक्शन 3G क्या कहता है, मेथड ऑफ टेस्टिंग इज नॉट अलाउड, लेकिन अभी मेथड ऑफ टेस्टिंग इज नाउ अ सब्जेक्ट मैटर एज अ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट। आगे है सेक्शन 3H। सेक्शन 3H के अकॉर्डिंग कोई भी एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर की मेथड को पेटेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जिसका कि मैन्युफैक्चरिंग लैब में किया गया है, या फिर जिसका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी में किया गया है, और उससे मैन्युफैक्चरिंग मेथड को यूज करने से अगर कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली उसे पेटेंट मिल सकता है। सेक्शन 3I। सेक्शन 3I के हिसाब से ऐसा है कि कोई भी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को ट्रीट कर रहा है और उन्हें बीमारी मुक्त कर रहा है, उससे भी पेटेंट नहीं लिया जा सकता। ट्यूमर सेल्स रिमूव करने का मेथड, डेंटल प्लैक्स को रिमूव करने का मेथड, क्योंकि आते हैं मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में, इसलिए इन्हें पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर्स में नहीं लिया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मैंने कोई एक ऐसी कॉम्पोजिशन तैयार की है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए बहुत ही यूजफुल है, तो वो कॉम्पोजिशन डेफिनेटली पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर में आ सकती है। वो या तो प्रोडक्ट है या फिर प्रोसेस है, सिर्फ उस पर पेटेंट दिया जा सकता है
और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें अपने स्पेशल इंडियन सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि अगर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में पेटेंट मिलने लगा तो इससे क्या होगा कि जो हमारी बहुत सी पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो वंचित रह जाएगी एक अच्छे इलाज से। इसलिए इंडिया में इसे पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर में नहीं इंक्लूड किया जाता। या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट का मेथड जो कि स्किन पे यूज करके स्किन की ब्यूटी को इंक्रीज कर रहा है, उसे भी पेटेंट लिया जा सकता है। लेकिन इसमें भी अभी कैटेगरीज हैं डिफरेंट, कौन से ट्रीटमेंट के मेथड को पेटेंट दिया जाना चाहिए और किसे पेटेंट नहीं दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए कैटेगरीज तैयार की गई हैं इंडियन पेटेंट एक्ट। इसमें मेडिकल डिवाइस भी पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो मेडिकल डिवाइस एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर रहा है ह्यूमन सीरम में तो दैट इज द पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। तो हमने देखा कि कैटेगरीज हैं डिफरेंट, क्या पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का और क्या पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में। आगे है सेक्शन 3J। सेक्शन 3J के अकॉर्डिंग प्लांट्स, एनिमल्स या फिर प्लांट्स या एनिमल्स का कोई भी पार्ट पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हाँ, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड किया गया है अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट। और अगर हम सेक्शन 3H जो कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का मेथड है, और सेक्शन 3J ये आते हैं स्पेशली प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो इन्हें बजाय कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में इंक्लूड करने की बजाय इन दो पेटेंट एक्ट जो कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, उनमें इंक्लूड किया गया है किसे, सेक्शन 3H और सेक्शन 3J को। आगे है सेक्शन 3K। सेक्शन 3K के अकॉर्डिंग कोई भी मैथमेटिकल या बिजनेस मेथड या कंप्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट नहीं दिया जा सकता, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर को एज सच पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ इंक्लूड किया गया है तो डेफिनेटली उसे पेटेंट दिया जा रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर अपने आप में ही एक इस तरह का प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं जिससे कि ह्यूमंस को फायदा हो रहा है और जिससे बहुत से टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, यानी कि टेक्निकल एडवांसमेंट मिल रहा है इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सेक्शन 3L। सेक्शन 3L के अकॉर्डिंग किसी भी आर्टिस्टिक, म्यूजिकल या लिटरेरी वर्क को पेटेंट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो कॉपीराइट के अंडर में आते हैं। तो इन सबको आर्टिस्टिक है, म्यूजिकल वर्क है, सिनेमेटोग्राफिक वर्क है, ब्रॉडकास्टिंग है, ये सब आते हैं अंडर द कॉपीराइट एक्ट। आगे है सेक्शन 3M। सेक्शन 3M के अकॉर्डिंग किसी भी ऐसा मेथड जो कि मेंटल एक्ट से इंक्लूड है या फिर कोई भी ऐसा मेथड जो कि गेम्स को खेलने के अकॉर्डिंग है तो उसे भी पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। मान लो कोई कहता है कि बहुत ही उम्दा तरीके का मैं मोनो एक्ट कर सकता हूँ, या फिर कोई कहता है कि मैं इस तरह की रमी या फिर कार्ड्स खेल सकता हूँ जो कि इस तरह इसके पहले किसी ने इस मेथड को यूज नहीं किया था रमी और कार्ड्स खेलने के लिए, तो वो भी पेटेंटेबल सब्जेक्ट नहीं है अंडर द सेक्शन 3M। फिर है सेक्शन 3N। सेक्शन 3N के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और मैं उस इन्फॉर्मेशन को किसी वर्ड फॉर्मेट में या एक्सेल शीट में या डॉक्स फाइल में जस्ट प्रेजेंट कर रही हूँ और उसके पब्लिकली उसे डिस्प्ले कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट अ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। फिर है सेक्शन 3O। सेक्शन 3O के अकॉर्डिंग टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं है, क्योंकि ये आता है अंडर सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट 2000, इसलिए सेक्शन 3O भी पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं है। आगे है सेक्शन 3P। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी वस्तु जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज के रिलेटेड है उसके पेटेंट नहीं लिया जा सकता, जैसे कि नीम हो गई, हल्दी हो गया। इंडिया में एटलीस्ट इन पे पेटेंट नहीं लिया जा सकता है। हाँ, यूएस में बहुत सारे पेटेंट्स अवेलेबल हैं जो कि टर्मरिक या फिर नीम पे अवेलेबल हैं, बट इंडिया में दैट इज नॉट द पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है नोवेल्टी, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है नेचर में। हल्दी हो गया, तुलसी हो गया, नीम है, इनके गुण, इनके बेनिफिट्स ऑलरेडी सभी को पता है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि उसने कि हल्दी के किसी कॉम्पोजिशन पे या फिर तुलसी के किसी कॉम्पोजिशन पे पेटेंट लिया है, तो दैट इज नॉट पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। फिर आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 से बिलोंग करती हैं, दैट इज नॉट द पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि ये आता है नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आता है। तो जब तक नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में या नेशनल सिक्योरिटी के स्टेट में अगर कोई है वस्तु या इन्वेंशन है तो उस पर भी पेटेंट नहीं लिया जा सकता। ये हमने बात की सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो कि है नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो देन प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग मी एंड
कीप ऑन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।